वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास। उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। बस आपको करना क्या है कि पूरे वीडियोस, जितने मेरे वीडियोस पढ़े हैं, नेशनल इनकम से लेकर के इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से लेकर के और लास्ट तक सारे वीडियोस शुरू से लेकर के अंत तक देखिए आप। बिल्कुल आपका फंडा क्लियर होता चला जाएगा और लगेगा ये कि इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। थोड़ा सा पढ़ करके जाएंगे, ज़्यादा करके आएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन शर्त यह है कि पूरी वीडियोज़ आप देखिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप शुरू से देखेंगे नहीं, वो सिलसिलेवार A to Z कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो धैर्य बनाए रखिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ, रेडिएशन एकेडमी के साथ। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास। समृद्धि और विकास में आज तीसरा टॉपिक हम लोग चलेंगे लेकर के। विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समृद्धि और विकास, इसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है, जिस दुष्चक्र से अल्पविकसित देश बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उनकी प्रमुख समस्या क्या है जिसकी वजह से उस दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद अल्पविकसित देशों की समस्या हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ये आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी क्या कारण हैं। अगर उन कारणों को, उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो आर्थिक जो है समृद्धि बहुत तेज़ी से किसी देश की होगी और आर्थिक विकास आएगा। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो जो अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था की जड़ता, ढांचा है, उसकी जो जड़ता, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसमें आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से हैं। कारक, इनको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। आर्थिक कारक, अनार्थिक कारक, और संस्थात्मक कारक। ये आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, इसको इसलिए बताया जा रहा है, इंग्लिश वर्जन भी इसलिए बताया जाता है, कभी कभी वो एग्जाम्स में इसकी हिंदी चेंज कर देता है तो उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो आप खट से, जैसे भी इस तरीके कोई शब्दावली आए कि हिंदी वाला वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका इंग्लिश वर्जन तुरंत देखिए तो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इकोनॉमी, वो इंग्लिश वर्जन में इसका बताते चल रहे हैं। इकोनॉमिक कारक, नॉन इकोनॉमिक कारक, फैक्टर,
फैक्टर और होता है संस्थात्मक कारक या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ये आपका 3 कारक हैं। आर्थिक कारक में आपके आर्थिक कारक क्या क्या होते हैं? पहले किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कारक कौन कौन से, और यही बाधक भी होते हैं, और इन्हीं बाधाओं को अगर दूर कर दिया जाए तो ये आर्थिक विकास के कारक बन जाते हैं। तो पहला है आपका नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं उस देश में। प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 आपका है पूंजी निर्माण की दर, जो प्रमुख समस्या है जिसकी वजह से विकसित देश बाहर नहीं निकल पाते हैं गरीबी के दुष्चक्र से। पूंजी निर्माण की दर, पूंजी उत्पादन अनुपात, पेशेवर संरचना, रचना कैसी है किसी देश की। अभी ये एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 5 जनसंख्या वृद्धि की दर, की दर। 6 है विदेशी व्यापार की शर्तें। सारी ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आर्थिक कारक में पहला क्या है आपका फैक्टर, वो जो आर्थिक विकास में बाधक होता है किसी देश के, प्राकृतिक संसाधन। किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन अगर किसी देश में अधिक है, प्राकृतिक संसाधन जो खनिज संपदा है, जो कुदरत ने हर देश के वहाँ पर, जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या दे रखा है, हीरे जवाहरात दे रखा है, आपको पेट्रोलियम दे रखा है, उससे जुड़े जो तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोलियम और डीजल से, वो वहाँ पर है। और जगहों पर देख लीजिए, जैसे राजस्थान वगैरह में आप चले जाइए तो राजस्थान में क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जितने मार्बल्स निकलते हैं, जितने पत्थर निकलते हैं, और उच्च क्वालिटी के और भी जितने वो हैं निर्माण से रिलेटेड, वहीं से निकलते हैं आपके राजस्थान से। फिर पूंजी उत्पादन अनुपात, ये प्राकृतिक संसाधन आपके हैं जो हर देशों में अलग अलग हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, पूंजी निर्माण की दर। पूंजी निर्माण की दर यानी पूंजी निर्माण की दर किसी देश में कैसी है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है बचत आय अनुपात पर। यानी किसी देश के लोगों की आय कैसी है, उसमें से वो कितना उपभोग करते हैं, कितना बचत करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आय में से किसी देश के लोग बचत कर ले जाएंगे, उतना ही क्या करेंगे, वो निवेश करेंगे। और जब उसको निवेश करेंगे तो ये कहाँ निवेश करेंगे, जो किसी देश की प्राकृतिक संसाधन है वहीं पर निवेश करेंगे। जैसे मान लीजिए भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग तरीके की खनिज संपदाएँ हैं। तो जो बचत होगा वो चाहे पर्सनली हम अपने लेवल पर करें या गवर्नमेंट के लेवल पर किया जाए, तो ये बचत जो होगा वो कहाँ जाएगा, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा निवेश करके। तो ये जो बचत है वो हमारी प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर के पूंजी का निर्माण करती है। वास्तव में आर्थिक विकास तभी आर्थिक विकास कहा जाएगा जब
उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन का भी सृजन करें। जैसे आज हमारे सामने पौधरोपण की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने क्या किया, जो बागान थे उनको कटवा दिया, तरह तरीके के बागान, चाहे वो आम के हों या अमरूद के हों और जितने भी बागान हैं, लोग उसको क्या करते गए, कटाते चले गए। या जो कैश क्रॉप बागान हैं, आपके जो फर्नीचर से रिलेटेड वो हैं, जंगल है जहाँ से फर्नीचर की लकड़ियाँ आती हैं, स्पोर्ट की तमाम लकड़ियाँ आती है, वो सब क्या हुआ, जंगलों का क्या हुआ, लोगों ने कटाना शुरू किया, बुरी तरीके से बेरहमी से काटा। उसके कारण क्या हो गया, जंगल सब खत्म हो गए। जिस मात्रा में हमने जंगलों में कटाई की, उस मात्रा में हमने पौधरोपण नहीं किया। अगर पौधरोपण भी हम साथ साथ करते जाएं तो क्या होगा, ये इसको कहते हैं कि वो करना, सृजन करना, उत्पादन का सृजन करना। अब हमने उत्पादन का सृजन किया नहीं, जंगलों की सिर्फ कटाई की, हमारे सामने क्या हो गया, पर्यावरण असंतुलन की समस्या पैदा हो गई। बारिश कम होने लगी, असमय बारिश होने लगी, ठंडक ज़्यादा पड़ने लगी, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी। तो ये सब क्या है, वो हमने उसका सृजन नहीं किया उत्पादन का। जो उत्पादन हमने किया उसका दोहन तो किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने उत्पादन का सृजन नहीं किया। वास्तव में किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब वह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ उसके उत्पादन का सृजन भी करें, यानी कि भविष्य में हम उत्पादन का लाभ ले सकें, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ ले सकें। तो जब हम उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ उसका सृजन भी करेंगे, तब क्या होगा, वास्तव में आर्थिक विकास तभी होगा। तो पूंजी निर्माण की दर जो हम वो कर देते हैं, अपनी आय में से अधिकांश हिस्सा बचा करके निवेश कर देते हैं, तो क्या होता है, इसके साथ मिलकर के पूंजी निर्माण करती है। पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब होता है, ये थोड़ा सा आर्थिक शब्दावलियाँ हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने पढ़ाने के दौरान ये आप लोगों के बीच में आता है, तो ये जब क्लियर नहीं होता कि पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है, पेशेवर संरचना क्या है, ये सब जो टेक्निकल वर्ड जब नहीं समझ में आते हैं, तो ये क्या होता है कि आदमी पढ़ते पढ़ते इसको कुंठित हो जाता है और वो फिर क्या करता है, उस सब्जेक्ट से भागने लगता है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, और यह क्लियर तभी होंगी चीज़ें जब आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, जो बाद में आपको उकताने लगती हैं, पढ़ने से दूर भगाती हैं, सब्जेक्ट को छोड़ने का मन करने लगता है, तो ये ऐसा नहीं होगा अब। तो ये पूंजी उत्पादन अनुपात, यानी एक इकाई उत्पादन के लिए किसी भी चीज़ का, चाहे हम ये इसका मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी बुक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चेयर का, मेज का, टेबल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके एक इकाई उत्पादन के लिए जो उसमें पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी उत्पादन अनुपात। एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, पूंजी उत्पादन अनुपात। पेशेवर संरचना, पेशेवर संरचना क्या है, जैसे किसी देश में तमाम तरीके के लोग रहते हैं, कुछ शिक्षित रहते हैं, कुछ अशिक्षित रहते हैं, कुछ कुशल होते हैं, काम करने में दक्ष होते हैं, कुछ नहीं दक्ष होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। वास्तव में जो शिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा के अनुसार रोजगार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। जैसे आप इस समय देख लिए, तमाम ग्रेजुएट लड़के आपको मिलेंगे जो उनके लेवल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, वो कुछ अर्निंग करने के लिए बहुत छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मान लीजिए कि ये बेरोजगारी कितनी होती है, खुली बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो कृषि में अगर किसी लैंड पर सपोज करिए कि 1 हेक्टेयर की या 1 एकड़ की लैंड है, उस वहाँ पर 2 आदमी सफिशिएंट है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसी में घर भर लगे हुए हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग लगे हुए हैं। तो पेशेवर संरचना कैसी है किसी देश की, इस पर ही विकास निर्भर करेगा। अगर 2 लोग 1 एकड़ ज़मीन पर काम करने के लिए पर्याप्त हैं, सफिशिएंट हैं, तो बाकी जो उसमें 7 लोग लगे हुए हैं अगर टोटल, तो 5 लोगों को अतिरिक्त जगह पर रोजगार मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गई, पेशेवर संरचना। जनसंख्या वृद्धि की दर आप जान ही रहे हैं क्या है।
अब इसमें इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो 6 पॉइंट ये है, विदेशी व्यापार कैसा है किसी देश का। विदेशी व्यापार यानी अन्य देशों के साथ जो आयात और निर्यात किए जा रहे हैं किसी देश के, किस प्रकार के हैं। वह प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात कर रहा है, द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात कर रहा है, कि तृतीय क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात कर रहा है। वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है, ये हमने अगले वीडियोज़ में आपको बताए हैं। तो विदेशी व्यापार की शर्तें कैसी हैं। विदेशी व्यापार की शर्तों पर ही वह भुगतान संतुलन अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा। अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल होगा। अगर आपने ऐसी वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया है जिनकी विदेशों में मांग बेलोच है, यानी आप चाहे जितना मूल्य हाई करके बेचिए, आपकी वस्तुओं की निर्यात की जो मांग है वो कम नहीं होगी, आयात की जो मांग है कम नहीं होगी, तब क्या करेंगे, वो करते रहेंगे हाई लेवल पर, आप उसी चीज़ को बेचेंगे। तो ये डिपेंड ये करेगा, विदेशी व्यापार की शर्त जो है अनुकूल है आपके कि प्रतिकूल है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात और आयात करते हैं। तो विदेशी व्यापार ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अनार्थिक कारक में हम देख लेते हैं कौन कौन से अनार्थिक कारक हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अनार्थिक कारक में आप जैसे सामाजिक व्यवहार या दृष्टिकोण, किसी देश के लोगों का सामाजिक व्यवहार कैसा है, अपव्ययी है कि मितव्ययी है। अपव्यय अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वैवाहिक समारोह है, शादी है या बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सामाजिक व्यवहार आपका अपव्ययी हो जाएगा। ज़्यादा आप व्यय करेंगे तो उसके कारण क्या होगी, मांग बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जैसे सपोज करिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन का असर है। आप किसी भी मंडी की मार्केट में चले जाइए, इस समय जितनी शादियां थीं वो सब कैंसिल हो चुकी हैं। सब्जियों की क्या है, डिमांड कम है। डिमांड कम होने के नाते क्या है, बिल्कुल कौड़ी के भाव सब्जियां बिक रही हैं मार्केट में। वह क्यों, अब इस समय तो बिल्कुल डिमांड उसकी कम हो गई। तो अगर शादी है उसमें आप इतना खाना बनवा रहे हैं कि 500 लोग खाना बनवा रहे हैं, 500 लोग खाना खा भी रहे हैं, 500 के बराबर खाना आपका बच भी रहा है, तो क्या होगा, वो अपव्ययी होगा। इसके कारण क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो जो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का नारा है वह कतई नहीं पूरा होगा। तो ये क्या होगा, आपके आर्थिक विकास में बाधक बनेगा। तो आपका हो गया सामाजिक व्यवहार या दृष्टिकोण। किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता कैसी है। नंबर 2, राजनीतिक स्वतंत्रता। नंबर 3, राजनैतिक दशा। राजनैतिक दशा। नंबर 4 आपका क्या है, यह पे मानवीय संसाधन कैसे हैं किसी देश के। मानवीय संसाधन कैसे हैं किसी देश की। राजनीतिक स्वतंत्रता, कोई देश आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से गुलाम है या स्वतंत्र है, उसकी नीतियों के निर्माण में, उसको लागू करने में, क्रियान्वित करने में कोई बाधा तो नहीं आ रही। जैसे स्वतंत्रता के पूर्व यहाँ के लोगों ने बजट बनाने का, बजट पेश करने का
अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को दे दिया था अधिकार, लेकिन उसमें बाधक बनते थे। तो जैसे जिन नीतियों योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते थे उसको नहीं क्रियान्वित करना चाहते। जैसे यहाँ पर क्या करते थे, नील की खेती अंग्रेज करवाते थे जब भारत गुलाम था। तो नील की खेती करवाने के कारण या इस तरीके खेती करवाते थे जो उनके लिए बेनिफिशियल होती थी, उनके उद्योगों के लिए बेनिफिशियल होती थी। तो आर्थिक विकास बहुत कुछ निर्भर करता है किसी देश का राजनीतिक स्वतंत्रता वहाँ है कि नहीं है। राजनीतिक दशा, एक स्थिर और कल्याणकारी सरकार है कि नहीं है। पता चला कि नीतियों को निर्माण करना है, उनको क्रियान्वित करना है, लेकिन उथल पुथल की सरकार है, ऊहापोह की स्थिति। एक सरकार जो संबंधित सरकार सत्ता में है वो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो किसी नीति का ना तो संबंधित सरकार निर्माण कर पाती है और ना उसको क्रियान्वित कर पाती है। तो राजनीतिक दशा कैसी है, मानवीय संसाधन कैसे हैं। मानवीय संसाधन में आ जाएंगे आपके शिक्षित कितने हैं, शिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित, कुशल कितने हैं काम करने में, कुशल, अकुशल, अकुशल। तो आर्थिक विकास इस पर भी निर्भर करता है कि किसी देश की जनसंख्या की साक्षरता कितनी है, उसमें कितने लोग शिक्षित, कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है। काम करने में जो लोग कुशल कितने हैं, कितने अकुशल हैं, यानी जो उनको काम दिया जा रहा है वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब भी डिपेंड करता है कि किसी देश के अनार्थिक कारक कैसे हैं और उनका आर्थिक विकास उसी पर निर्भर करता है। अब आता है एक संस्थात्मक कारक होता है, वो लास्ट वाला, इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। ये संस्थात्मक कारक में या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आपका ये आता है वित्तीय मौद्रिक नीतियाँ कैसी हैं। वित्तीय व मौद्रिक नीति, किसी देश की कैसी है। और आपका आ जाएगा औद्योगिक नीति कैसी है। नंबर 1 वित्तीय मौद्रिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति, नंबर 3 व्यापारिक नीति। ये आपका वित्तीय मौद्रिक नीति किसी देश की कैसी है। वित्तीय नीति क्या होती है, जिसमें आपके गवर्नमेंट क्या करती, कर लगाती है, उसका कैसे वो कौन कौन से कर लगाए जाएं, उनको वसूला कैसे जाए, उनको वसूलने की प्रक्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, एक सरल होनी चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए किसी कर को लगा दिया लेकिन वसूल ना पाए तो लगाने का क्या मतलब होगा। और या देने से लोग कतराने लगे, हमको किसके ऊपर कर लगाना है, किसके ऊपर कर नहीं लगाना है, उसके अनुसार क्या है टैक्स स्लैब। ये हम लोग जब करारोपण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा टैक्सेशन में कि टैक्स स्लैब कि इतने आय वर्ग से लेकर के इतने आय वर्ग के लोग क्या करेंगे, इतना % टैक्स देंगे, इससे न्यूनतम आय वाले लोग टैक्स देंगे ही नहीं। फिर इस आय वर्ग से लेकर के इस आय वर्ग के बीच के लोग 20% टैक्स देंगे। फिर उसके ऊपर इतने आय वर्ग से लेकर के इतने आय वर्ग तक के लोग क्या होते हैं 30% के हिसाब से टैक्स देंगे। तो क्या हम कैटेगराइज कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं टैक्स स्लैब इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में। तब जब हम आय करदाताओं को श्रेणीकृत कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं टैक्स स्लैब। फिर औद्योगिक नीति कैसी है, यानी किसी देश के लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, चाहे छोटे घरेलू उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, तो वहाँ की लाइसेंसिंग प्रक्रिया कैसी है, मौद्रिक नीति कैसी है,
सरकार इनको निवेश करने में कुछ अपने बैंकों के माध्यम से सहयोग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस बात पर भी निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास कि संबंधित देश में औद्योगिक नीति कैसी है। या लाइसेंसिंग व्यवस्था बहुत टफ तो नहीं है कि पता चला कि लोग 3 साल तक दौड़ते रहे और उनको लाइसेंस नहीं मिल पाया। और ये 1991 के बाद 91-92 से औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति, वित्तीय और मौद्रिक नीति बहुत सरलीकरण किया नरसिंह राव ने और मनमोहन सिंह जी ने मिल करके बहुत सरलीकरण किया है, जिसकी वजह से ये संस्थात्मक कारक किसी देश के आर्थिक विकास में जो बाधक बनते हैं वो न बाधक बनने पाए। और जब उन्होंने अपनी वित्तीय नीति में संशोधन कर दिया, उसको जो टैक्स देने की प्रक्रिया है वो जैसे जैसे आसान करते करते गए, वैसे वैसे क्या है, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या और उसका जो कलेक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ता गया। तो औद्योगिक नीति जब दिया गया, वो हम लोग पढ़ेंगे 1992 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा थी, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा थी और यह कंडीशन आ गई थी कि विदेशों में सोना अपना ले जा करके गिरवी रखना पड़ा था भारत को। तो उस समय जब ये लोग सत्ता में आए तो इन लोगों ने क्या किया कि तमाम जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया उसको बहुत सरल कर दिया था और लोगों ने क्या किया, मौद्रिक नीति भी आसान कर दिया था। लोगों ने बैंकों से ऋण लिया और निवेश किया। और जो पूर्ति में कमी के कारण महंगाई थी, महंगाई 2 तरीके से होती है, एक मांग में वृद्धि के कारण, दूसरी पूर्ति में कमी के कारण। तो उस समय 92 में जो समस्या थी वो मुद्रास्फीति की, वो पूर्ति में कमी के कारण थी। तो जब इन नीतियों को आसान किया गया तो लोगों ने बैंकों से ऋण लिए, उसके बाद निवेश किए और वह समस्या जो थी वो दूर हो गई। व्यापारिक नीति कैसी है किसी देश की, इस बात पर भी निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट हमारा कहाँ तक सहयोग कर सकेगी। जैसे हमारे यहाँ जब प्याज का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो प्याज के उत्पादक जो है कौड़ी के भाव अपनी प्याज बेचने लगते हैं, तो उनको उसका उत्पादन का लाभ नहीं मिल पाता है। अगले साल क्या किया, प्रोडक्शन कम कर दिया लोगों ने, और प्रोडक्शन जब कम कर दिया तो 100 रुपये किलो प्याज बिक रही है। तो वह क्यों हो रहा है, क्योंकि निर्यात की कोई स्पष्ट और कारगर नीति अगर सरकार नहीं बना पा रही है तो हमारे सामने समस्या होगी, व्यापारिक समस्या। या तो हमारा प्रोडक्शन जब अधिक हो जाएगा तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कौड़ी भाव हमारा प्रोडक्शन बिकेगा, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो। या हमारे यहाँ उत्पादन उसका जब कम हो गया तो जैसे दाल ही ले लीजिए, दाल है, कभी कभी गेहूँ है, इसका भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कृषि प्रधान देश होते हुए भी अगर हम किसी चीज़ कृषि उत्पादन का वो करते हैं, आयात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति और अंतिम है कृषि नीति। किसी देश की कृषि नीति कैसी है, यह भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कृषि नीति ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्याज का एग्जाम्पल लेकर के या गेहूं और दाल का एग्जाम्पल दे करके। हमारी कृषि नीतियाँ भी अभी तक तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की किसानों को अभी अपना उपज अच्छे दाम पर बेचने के लिए मंडी की व्यवस्था नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या है, वहाँ मंडी बनी हुई है, वहाँ लेकर जाकर के अच्छे दाम पर लोग अपने प्रोडक्शन को, अपने अनाज को बेच लेते हैं। लेकिन यूपी जैसे स्टेट हैं या इसके जो और तमाम ज़िले हैं, वहाँ पर मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन अपना प्रोडक्शन, बल्कि अपनी मजबूरी बेचते हैं वो सब। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा गवर्नमेंट करती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर भी लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर होते हैं किसान, धान, गेहूं या जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा इसलिए करती है कि इससे कम दाम पर, अगर कृषि का उत्पादन अधिक हो जाता किसी वजह से, तो इससे कम दाम पर किसान अपना उपज नहीं बेचेंगे। इसके बावजूद अगर किसान, और हमेशा यही देखा जाता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का, उससे कम दाम पर ही हमेशा मार्केट में वस्तुएं बिक रही हैं, खाद्यान्न और अनाज बिक रहे हैं। वह सिर्फ इस कारण कि कोई कृषि
नीति स्पष्ट नहीं है, कल्याणकारी कृषि नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा भी अगर की जा रही है तो क्या करते हैं, हाथ सिकोड़ कर। थैंक यू। आज हम यहीं पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। और बस रेडिएशन एकेडमी के साथ आप लोग बने रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और बस सारे वीडियोस देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी। ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बोला था। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.